And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also download our app from Google Play Store and you can attempt May month's current affairs test available free of cost. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about high retail inflation and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया. This article talks about June month retail inflation or CPI indexed inflation that has gone beyond 6% and जून मंथ का जो रिटेल इन्फ्लेशन था that was recorded 6.1%. और आप सबको पता है कि RBI को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कि उसको ओवरऑल CPI बेस्ड इन्फ्लेशन 6% या 6% से कम रखना है. सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर RBI बिकॉज द रिटेल इन्फ्लेशन और CPI बेस्ड इन्फ्लेशन हैज़ मूव्ड बियॉन्ड 6%, जबकि हमारी इकोनॉमी अभी भी स्लो डाउन फेस कर रही है और RBI लगातार कई महीनों से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ अपना रही है. RBI हैज़ डिक्रीज्ड रेपो रेट सब्सिक्वेंटली सो मैनी टाइम्स इन रिसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स. और इतने सारे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी अभी ग्रोथ पिक नहीं कर पा रही है, बट अब इन्फ्लेशन ज़रूर सर्ज करने लगा है, पिकअप करने लगा है. एंड दैट इज़ वाई नाउ इकोनॉमिस्ट्स आर बिलीविंग दैट दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड दिस माइट लीड टू अ स्टेज ऑफ स्टैगफ्लेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी. तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको मैं इस टर्म स्टैगफ्लेशन का मीनिंग समझा सकूँ. And we can also understand why Indian economy has a threat of stagflation. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फ्लेशन को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं. इन्फ्लेशन का जनरल डेफिनेशन है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. तो किसी एक या दो चीज़ की प्राइस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन नहीं करते हैं, बट इन जनरल हर एक चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, हर एक वो चीज़ इन जनरल अगर उसकी प्राइस बढ़ने लगे देन वी कॉल इट इन्फ्लेशन. और चीज़ों की प्राइस अगर बढ़ेगी, कमोडिटी जो मार्केट में अवेलेबल है अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है. अगर मान लो पहले हमें 100 रुपये में 1 किलो सामान कोई चीज़ मिलती थी, अब 100 रुपये में बस हाफ KG मिल रहा है, इसका मतलब द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हैज़ डिक्रीज्ड. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. आइदर द प्राइसेस इन जनरल इंक्रीजेज दैट अल्टीमेटली मीन्स दैट द परचेजिंग पावर ऑफ आवर मनी इज़ डिक्रीजिंग, दैट इज़ इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन देखो अलग अलग लेवल पे मेजर किया जा सकता है इन सप्लाई चेन. सप्लाई चेन आपको पता है सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर. फॉर एग्जांपल किसान हमारे लिए प्रोड्यूसर है, उसके बाद वही उसका प्रोड्यूस होल सेलर लेवल पे इस तरह से स्टोर किया जाता है, दैट इज़ नेक्स्ट स्टेप ऑफ अ सप्लाई चेन. होल सेलर के बाद वही चीज़ फिर रिटेलर के पास आती है, तो और उसके बाद वो चीज़ हमारे पास आती है, हम कंज्यूमर के पास. एंड दिस इज़ द जनरल सप्लाई चेन किसी भी प्रोडक्ट के लिए. तो अब इन्फ्लेशन अलग अलग लेवल पे मेजर किया जा सकता है, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ अलग अलग लेवल पे मेजर किया जा सकता है. प्रोड्यूसर के लेवल पे प्राइस इंक्रीज़, यानी कि जो किसान जो चीज़ बना रहा था पहले उसका बनाने का खर्चा अगर 50 रुपये पर KG आ रहा था, अब उसी चीज़ को उगाने का खर्चा अगर 60-70 रुपये पर KG आने लगे, देन वी कॉल दैट देयर इज़ प्रोड्यूसर बेस्ड इन्फ्लेशन. और उसको हम जब मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. अगर होल सेल लेवल पे प्राइस इंक्रीज हो, इन्फ्लेशन है, देन वी कॉल इट होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. अगर रिटेल लेवल पे प्राइस इंक्रीज हो तो हम उसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कहते हैं. और ये जो करंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन. या ये रेट हैज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड 6% एंड इट हैज़ रीच टू 6.1%. और इंडिया में हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एट 2 लेवल्स. एट होल सेल लेवल हम मेजर करते हैं और हम लोग रिटेल लेवल पे मेजर करते हैं. यानी कि इन इंडिया वी मेजर होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेल इन्फ्लेशन. दोनों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, सम फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं. होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज़ कंप्यूटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इट इज़ रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस.
एंड द बेस ईयर फॉर WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज 2011-12 प्राइस। इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसके अंदर टोटल 564 आइटम्स लिए जाते हैं। फ्यूल एंड पावर, उसके अंदर 16 आइटम्स होते हैं। एंड प्राइमरी आर्टिकल्स, इसमें 117 आइटम्स होते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स जिनको कंसिडर किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, दे आर 697। सबकी अपनी अपनी वेटेज भी है। सबसे ज़्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की 64.97%, फिर है फ्यूल एंड पावर की वो है 14.91%, और फिर है प्राइमरी आर्टिकल्स की वो है 20.12%। सो दिस इज़ अबाउट मोर और लेस होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के अंदर जो प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पैडी, और नॉन फूड आइटम्स भी कुछ आते हैं, जैसे मिनरल्स एंड क्रूड पेट्रोलियम। फ्यूल एंड पावर में आता है जो दूसरा कंपोनेंट है फ्यूल एंड पावर, उसमें आता है पेट्रोल, डीजल, LPG। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आते हैं जैसे टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, पेपर, केमिकल्स। तो ये सब चीज़ें आती हैं तीसरे कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। टोटल 564 आइटम्स के कुछ टाइप्स मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो इस तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन के लिए, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन के लिए हम अलग आइटम्स को कंसीडर करते हैं। इसमें 5 तरह के आइटम्स होते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, उसकी वेटेज होती है 54%। पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, उसकी वेटेज होती है 3.26%। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, उसकी वेटेज होती है 7.36%। फ्यूल एंड लाइट 7.94%। एंड मिसलेनियस प्रोडक्ट्स लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वेटेज होती है 27.26%। तो ओवरऑल अगर CPI बेस्ड और WPI बेस्ड इन्फ्लेशन के बीच का अंतर आपको देखना है तो वहाँ आपको इस टेबल में मिल जाएगा। डेफिनीशन तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर होलसेल प्राइस लेवल पे प्राइस इंक्रीज हो तो उसको हम कहते हैं WPI इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। अगर रिटेल लेवल पे प्राइस इंक्रीज हो तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज कंप्यूटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जबकि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कमोडिटीज़ में ये सवाल अक्सर फिल्म्स में आ जाता है। तो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन में आपने देखा सिर्फ गुड्स हैं, लेकिन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, द सर्विसेज, फ्यू सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन CPI एंड WPI बेस्ड इन्फ्लेशन। इनको एग्जैक्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैंने किया था 16 अप्रैल 2020 को, वहाँ पे मैंने बताया है। सो फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन यू कैन गो एंड रेफर दिस एनालिसिस ऑफ 16 अप्रैल। अब करंट एनालिसिस समझते हैं। करंट एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टैगफ्लेशन की इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के मोड में जा रही है। तो स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वर्ल्ड अक्रॉस, जो दुनिया भर की ज़्यादातर कंट्री जिसको फॉलो करती है मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, वो है केनीजियन मॉडल। केनीस, JM केनीस द्वारा की दिया गया मॉडल। आपने भी अपने बेसिक इकोनॉमिक्स में इसको ज़रूर पढ़ रखा होगा। और केनीस के मॉडल के हिसाब से हर एक इकोनॉमी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, अमेरिकन इकोनॉमी हो या कोई अफ्रीकन इकोनॉमी हो, दुनिया की सारी इकोनॉमी उसके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से एक उनकी आइडियल ग्रोथ रेट होती है, जो उनको लगता है कि वो उनके लिए बेस्ट सुटेबल ग्रोथ रेट है टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट पॉसिबल दैट दे कैन अचीव। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के लिए जो उनका साइज है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनके लिए 3% ग्रोथ रेट वो आइडियल मानते हैं, जबकि इंडिया के लिए हम लोग 8% का ग्रोथ रेट आइडियल मानते हैं। अगर हमारी 8% की ग्रोथ रेट होती है तब हम बोलते हैं कि इट्स वेरी गुड। अगर हमारी 3% की हो जाए देन हमको लगता है कि इट्स अ डिजास्टर्स थिंग। लेकिन अगर US में वही 3% की ग्रोथ रेट आ जाए उनके GDP में, देन दे फाइंड इट वेरी गुड फॉर देयर इकोनॉमी, क्योंकि उनका साइज इतना ज़्यादा है कि उस साइज के हिसाब से 3% ग्रोथ भी रियल टर्म्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड प्रोडक्टिविटी एवरी इकोनॉमी हैज इट्स ओन आइडियल ग्रोथ रेट। तो इंडिया के केस में देखते हैं, इंडिया की आइडियल ग्रोथ रेट है 8%। अगर हम उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप, जो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम 8% से ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, 9%, 10%, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, दैट इट विल लीड टू हाई इन्फ्लेशन, बिकॉज टू अचीव हाई ग्रोथ रेट वी विल हैव टू फ्यूल अ लॉट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी।
थ्रू फिस्कल और मॉनेटरी सेगमेंट। तो मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाना होगा या फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाना होगा, और इस कारण से जब बहुत ज़्यादा पैसा हम पंप करेंगे इकोनॉमी में, देन दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट पॉजिटिव आउटपुट गैप ऑल्सो, वी डोंट वांट 9% 10% ग्रोथ रेट एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन, वी डोंट वांट इट, बिकॉज इन लॉन्गर रन इन्फ्लेशन विल हैव मोर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। जबकि जो दूसरा कर्व है, व्हेन ग्रोथ रेट इज़ लेस, जब ग्रोथ रेट हो जाता है 5% 4%, उसको हम कहते हैं निगेटिव आउटपुट गैप। मतलब जितना हमारा होना चाहिए तो उससे निगेटिव आउटपुट हमारा आ रहा है। निगेटिव आउटपुट गैप में ग्रोथ इज लो, बट एट द सेम टाइम इन जनरल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो लो। दिस इज केनीस मॉडल, कि इन जनरल दुनिया भर में ऐसा ही इकोनॉमिक मॉडल देखा जाता है, ऐसा ही इकोनॉमिक ट्रेंड देखा जाता है। इफ़ एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट रेट, इट विल ऑल्सो विटनेस इन्फ्लेशन। इफ एन इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, इफ इट इज विटनेसिंग डाउन, then it will also have low inflation. In general ये ट्रेंड होता है according to JM Keynes मॉडल, और ये more or less पाया भी जाता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी अभी जिस कंडीशन से गुजर रही है, दिस इज अ बिजार कंडीशन, एक अलग तरह की कंडीशन है, जिसमें हमारी ग्रोथ रेट तो लो है, काफ़ी ग्रोथ रेट लो चल रही है। आप सबको तो पता है कि हमारी ग्रोथ रेट अभी निगेटिव में चल रही है, और इन्फ्लेशन अब बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो चुका है। आप सबको पता है कि 6% से कम रखने का कमिटमेंट दिया है RBI ने टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो गया, जबकि ग्रोथ रेट निगेटिव में चल रहा है। सच कंडीशंस आर नोन एज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब एक बार जरा और समझ लेते हैं। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी हैविंग स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बट हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में दो टर्म से बना हुआ है। देखो, स्टैग मतलब स्टैगनेंट, रुका हुआ, और इन्फ्लेशन से आया ये फ्लेशन। तो स्टैगनेंट इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टैगनेंट है, ग्रो नहीं कर रही है, एट द सेम टाइम यू हैव इन्फ्लेशन। दिस इज बिजार सिचुएशन। इन जनरल केनीसियन मॉडल के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ भी होना चाहिए, और अगर लो ग्रोथ है तो लो इन्फ्लेशन भी होना चाहिए। लेकिन कभी कभार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में स्टैगफ्लेशन भी आ जाता है, और इंडियन इकोनॉमी अभी स्टैगफ्लेशन में हुआ है। और वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस है जिस कारण से हम स्टैगफ्लेशन फेस कर रहे हैं, वो है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन। तो जो हमने लॉकडाउन कर रखा है, इस कारण से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया है। एट द सेम, तो प्रोडक्शन जब कम हो गया है तो नेचुरली हमारा जीडीपी तो कम जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई कम हुआ है, और जब सप्लाई कम हुआ है तो लोगों के डिमांड मोर और लेस वही रह गए, और इस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है। सो इस तरह के जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस डेवलप होती हैं, जैसे कि कोविड-19 और इसके कारण जो लॉकडाउन है, इस तरह की जब एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, तब केनीजियन मॉडल इन जनरल वर्क नहीं करता है। तब वैसे केसेस में वी विटनेस कंडीशंस लाइक स्टैगफ्लेशन, the way Indian economy is facing right now. The next article is taken from international segment. It is about India and European Union summit. This topic is important from our syllabus, paper 3 international relations point of view. सो सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने से पहले समझते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन है क्या। यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज। कंप्लीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन नहीं है, बट पार्शियल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। देखो, कंप्लीट और पार्शियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, जैसे हमारा देश भारत है, हमारे यहाँ पे हमारे जो स्टेट्स हैं, हम सबका एक कंप्लीट पॉलिटिकल और कंप्लीट इकोनॉमिक यूनियन है, जिससे हमने बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब स्टेट्स ने अपने बहुत सारे पावर्स, ओवर राइडिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम कहेंगे एक तरह का कंप्लीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। हमारा आर्टिकल 1 ही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारे सारे स्टेट्स ने यूनाइट होकर के एक यूनियन बनाया है, और वो है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यूरोपियन यूनियन में वो कंप्लीट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनियन नहीं है। ये सारे जो 27 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट भी कर रखे हैं, जैसे स्पेन, पोर्टुगल, इन्होंने पूरा का पूरा अपना कंट्रोल नहीं दे रखा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। उन्होंने कुछ एक पार्शियल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर दे रखा है, और उसके मदद से उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट
की तरह चीज़ बनाई है अपने इस यूरोप कंट्रीज़ के बीच में। इन 27 कंट्रीज़ के बीच में दे हैव क्रिएटेड सम सेंट्रल गवर्नेंस, दे हैव देयर ओन यूरोपियन सेंट्रल बैंक दैट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, दे हैव देयर ओन यूरोपियन पार्लियामेंट दैट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट ब्रुसेल बेल्जियम। तो कुछ एक चीज़ें ये कंबाइंड तरीके से उस पर कानून बनाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, कुछ एक इकोनॉमिक मॉनेटरी फैसले ये कंबाइंड रूप से ये 27 कंट्री लेते हैं एट यूरोपियन सेंट्रल बैंक दैट इज हेडक्वार्टर्ड एट फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो ये है मतलब पार्शियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन का ऑफ दीज 27 यूरोपियन कंट्रीज टुगेदर दे हैव मेड इट यूरोपियन यूनियन। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखो, कल प्रधानमंत्री मोदी ने चेयर किया 15th मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट, और ये इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट वर्चुअल मोड में हुआ एंड इंडिया के साइड से इट वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, जबकि यूरोप के साइड से इट वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट H.E. चार्ल्स माइकल एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन H.E. उर्सुला वॉन डेर लेयन। सो इस तरीके से कल 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट कंडक्ट कराई गई वर्चुअल मेथड्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। अब इस यूरोपियन समिट के जो मेजर आउटकम्स थे, क्या क्या मेजर फैसले लिए गए हैं, उनको भी एक बार ज़रा देखते हैं। तो जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है अबाउट नेवल सिक्योरिटी की, दोनों ही साइड्स इंडिया और यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करेंगे इन इंडियन ओशन। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं इनडायरेक्ट इशारा चाइना की तरफ है टू कर्ब द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन, बट द नेम ऑफ चाइना वाज नॉट डायरेक्टली टेकन। दूसरा, हमारे यहाँ की एजेंसी CBI विल कोऑर्डिनेट विथ यूरोपोल, जो यूरोप की एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम को कंट्रोल करने की एजेंसी है यूरोपोल। तो हमारे इंडिया की CBI यूरोप के यूरोपोल के साथ कोऑर्डिनेट करेगी इन ऑर्डर टू कर्ब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिज्म। तीसरा, दोनों ही साइड्स ने मिलकर, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिल करके एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप रिलीज़ किया है 2025 को लेकर के, कि 2025 तक यानी कि आने वाले 5 सालों तक में हम कौन कौन से एरिया में मिल करके जॉइंट पार्टनरशिप में काम करेंगे, यानी कि जॉइंट तरीके से काम करेंगे। वो एक रोड मैप रिलीज़ किया है दोनों ही साइड्स ने मिलकर के। एंड द एरियाज वेयर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन विल इंटीग्रेट एंड विल कोऑर्डिनेट इन कमिंग 5 years आर सिक्योरिटी, trade, investment, economic collaboration, cooperation on innovative and climate-friendly solution, digital technologies and connectivity of broad-based trade and investment agreement। उसके अलावा जो चौथा अनाउंसमेंट है दैट इज़ रिगार्डिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। तो हमारे देश की एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विल कॉपरेट विथ यूरोपियन एटॉमिक एजेंसी जिसका नाम है यूरोएटम, और ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे देश को, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को, कुछ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, सिविल न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सिविल न्यूक्लियर मटेरियल मतलब, या सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी या मटेरियल दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन विथ हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। दैट टेक्नोलॉजी और दैट न्यूक्लियर मटेरियल कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये है मतलब सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का। जब पावर प्रोडक्शन के लिए यूरोपियन यूनियन की एजेंसी यूरेटम हमारे देश की एटॉमिक एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कुछ न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करेगी। अब अगर आप ये सारे अचीवमेंट्स देखें, ये सारे आउटकम्स देखें अगर कल इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के, तो ये सारे ही आउटकम्स कुछ मेजर आउटकम्स या मेजर अनाउंसमेंट नहीं हैं। रीज़न भी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये पिछले 13 सालों से फंसा हुआ है, और इस बार भी कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन ये इस बार भी साइन नहीं हो पाया है। सो द पॉइंट इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट इज बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट दैट इज इन डेडलॉक बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फॉर पास्ट 13 years, वो इस बार भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो जरा समझते हैं कि आखिर ये बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA है क्या। It is a proposed free trade agreement between India and European Union that was first time proposed in 2007। तो 2007 में दोनों साइड्स ने प्रपोज किया कि हम एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उसकी मॉडलिटीज हम फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, और इस कारण से अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। एंड दिस एग्रीमेंट इज़ इन डेडलॉक। दोनों ही साइड्स के अपने अपने कुछ डिमांड्स हैं जो दूसरा साइड उसको फुलफिल नहीं करता है। तो ज़रा देखते हैं कि BTIA के डेडलॉक के पीछे क्या कारण है।
What are the India's demand that has been rejected by European Union so far? इंडिया ने क्या क्या डिमांड की है जो यूरोपियन यूनियन ने मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण से ये BTIA अभी तक अटका हुआ है। पहला है रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑन एग्री प्रोडक्ट्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को अगर सरल शब्दों में मैं बताऊं तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स को हम सरल शब्दों में कहते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। पैकेजिंग स्टैंडर्ड, जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसका किस स्टैंडर्ड का पैकेजिंग होना चाहिए, वो पैकेजिंग स्टैंडर्ड को इंडिया रिलैक्स करने को बोल रहा है। इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझो। देखो, इंडिया बहुत सारे मैंगोज, अल्फोंसो मैंगोज को एक्सपोर्ट करके यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में अल्फोंसो मैंगो को एक्सपोर्ट करके हम बहुत पैसा कमाते थे और हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होता था और उससे हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा होता था। लेकिन फिर उन्होंने इतनी हाई पैकेजिंग स्टैंडर्ड रिलीज कर दी, यानी कि इतनी हाई सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स डिमांड की यूरोपियन यूनियन ने कि हमारे यहाँ के अल्फोंसो मैंगोज के जो एक्सपोर्टर्स थे वो इतना हाई स्टैंडर्ड का पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, और इस कारण से अब इंडिया अल्फोंसो मैंगो को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इन यूरोप। तो इंडिया का मेन डिमांड है, पहला डिमांड है कि जो हाई आपने सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उसको थोड़ा कम कीजिए ताकि हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर पाएँ। दूसरा है इंडिया वांट्स डाटा सिक्योर स्टेटस। तो देखो, इंडिया को यूरोपियन यूनियन ने एक टैग दे रखा है नॉन डाटा सिक्योर स्टेटस कंट्री। पूरे दुनिया भर को यूरोपियन यूनियन दो कैटेगरी में बांट के रखती है, डाटा सिक्योर कंट्री या नॉन डाटा सिक्योर कंट्री। नॉन डाटा सिक्योर कंट्री उन सारे कंट्रीज़ को वो उसमें कैटेगराइज करते हैं जिनके यहाँ उनको लगता है कि उन कंट्रीज़ के अंदर डाटा सिक्योर तरीके से नहीं रखी जाती है, डाटा वहाँ पे लीक होता है, चोरी होता है। तो इंडिया को नॉन डाटा सिक्योर कंट्री में रखा गया और नॉन डाटा सिक्योर कंट्री में रखने के कारण इंडिया की जो आईटी कंपनियाँ हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम जो आईटी कंपनियाँ हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर अपनी आईटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाती, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक प्रोविज़न है कि जो भी कंट्री नॉन डाटा सिक्योर स्टेटस में है उसके यहाँ से वो आईटी सर्विसेज नहीं लेंगे। तो इस कारण से अब इंडिया बोल रहा है कि इंडिया नीड्स टू हैव अ डाटा सिक्योर स्टेटस फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तभी जाकर के वो BTIA साइन करेगा। तो ये दोनों डिमांड्स यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के रिजेक्ट कर दिए, इसलिए BTIA अभी तक डेडलॉक में है। और यूरोपियन यूनियन के भी कुछ डिमांड हैं जो इंडिया ने रिजेक्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, यूरोप में आप सबको पता है खासकर कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, पोर्टुगल, वहाँ पे वाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह की बनाई जाती है। तो यूरोप चाहता है कि वाइन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया जाए, लेकिन इंडिया के अंदर वाइन आप सबको पता है एक तरह का सिन गुड माना जाता है और इस पर सिन टैक्स लगाया जाता है, मतलब बहुत हाई टैक्स लगाया जाता है, और इस कारण से इंडिया वाइन के ऊपर टैक्स कम नहीं कर रहा है। दूसरा, यूरोप चाहता है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, यूरोप में बनने वाले ऑटोमोबाइल्स, उन पे इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया जाए, जबकि यानी कि जब वो यूरोप से इंडिया इंपोर्ट होकर के आए तो उन पे टैक्स कम कर दिया जाए। लेकिन इंडिया इंपोर्ट टैक्स कम नहीं कर रहा है क्योंकि इंडिया की जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे मारुति, टाटा, इनको निगेटिव इम्पैक्ट होगा, इनको नुकसान होगा। इसके बावजूद भी कई सारी अब यूरोपियन कंपनीज़, यूरोपियन ऑटोमोबाइल जैसे MG हेक्टर वगैरह अब इंडियन मार्केट में इंटर कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, और वो हमारे लोकल जो कंपनी है जैसे टाटा उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी पहुँचा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि टाटा की हैरियर और MG हेक्टर एक साथ ही लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, और MG हेक्टर के कारण हैरियर को काफ़ी लॉस हुआ। और अगर हमने इंपोर्ट ड्यूटी और कम कर दिया तो फिर हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। तीसरा जो डिमांड कर रहा है यूरोपियन यूनियन, टू लिबरलाइज अकाउंटेंसी एंड लीगल सर्विसेज। तो ये तीसरे डिमांड को इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, कई सारे लीगल फॉर्म्स होते हैं या अकाउंटेंसी फॉर्म्स होते हैं, हमारे देश में भी हैं या विदेशों में भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं। लीगल फॉर्म्स जो हमें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे कोर्ट कचहरी के जो काम है वो प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटेंसी फॉर्म जो हमारी अकाउंटिंग के काम करते हैं, और ऐसे कई सारे लीगल फॉर्म्स और अकाउंटेंसी फॉर्म यूरोप के अंदर हैं। अब यूरोपियन यूनियन डिमांड कर रहा है इंडिया को कि इंडिया अलाउ करे कि ये सारे लीगल फॉर्म्स जो यूरोप के अंदर हैं, अकाउंटेंसी फॉर्म जो यूरोप के अंदर हैं, वो इंडिया के अंदर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मान लीजिए कि अगर ये अलाउ हो जाता है तो अगर आप इंडिया में और अगर आपको कोई कोर्ट का केस लड़ना है तो आप किसी यूरोपियन लीगल फॉर्म को भी हायर कर सकते हैं, अगर ये भारत सरकार अलाउ कर देती है। तो अगर आपको इंडिया में कोई अकाउंटिंग का काम करवाना है तो आप इंडिया के फॉर्म को देने के बजाय वो किसी यूरोप के किसी अकाउंटिंग फॉर्म को भी ये काम दे सकते हैं। इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि
इस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म इंडिया में आएगा और इससे बेहतर सर्विसेज इंडिया में मिलेंगी। लेकिन इंडिया के जो ये लीगल फर्म्स हैं या अकाउंटेंसी फर्म्स हैं इंडिया की, उन्होंने सरकार के ऊपर लॉबी बना रखा है, प्रेशर बना रखा है, और इस कारण से भारत सरकार ने पिछले 13 सालों में यूरोपियन यूनियन के इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया है टू ओपन द इंडियन इकोनॉमी फॉर लीगल फर्म्स एंड अकाउंटेंसी फर्म्स ऑफ यूरोप। इस कारण से भारत ने अभी तक अलाउ नहीं किया है। अब जरा देखते हैं ओवरऑल इंडिया यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक टाइज कैसे रहे। तो देखो, इंडिया यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आपके मन में यहाँ डाउट उठ सकता है कि सर कुछ दिनों पहले तो आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में कहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएस, अब आप आज कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए कंट्री। व्हेन आई सेड दैट यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देन आई मेंट दैट यूएस इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। बट ओवरऑल अगर एक ग्रुप की तरह बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ग्रुप विथ इंडिया। इंडिया और यूएस का ट्रेड लगभग 88-89 बिलियन डॉलर्स का होता है, जबकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड इज ऑफ 140 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर्स का तो लगभग गुड्स में हम ट्रेड करते हैं, जबकि 40 बिलियन डॉलर्स का हम सर्विसेज में ट्रेड करते हैं। यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लार्जेस्ट एफडीआई फॉर इंडिया। जो जितना भी एफडीआई इंडिया में आता है उसका लगभग 22% एफडीआई यूरोपियन यूनियन से आता है। बट फिर भी ये एफडीआई का इन्फ्लो काफ़ी कम है अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना से। तो इंडिया के अंदर एफडीआई लास्ट ईयर बस 68 बिलियन डॉलर्स आया था, जबकि चाइना के अंदर लास्ट ईयर एफडीआई 175 बिलियन डॉलर आया था। और इस कारण से हमारे जो इंडिया के जो लिबरल थिंकर्स हैं, लिबरल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि इंडिया को BTIA साइन कर देना चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ। वंस वी साइन दिस BTIA विथ यूरोपियन यूनियन, देयर विल बी मोर एंड मोर फ्लो ऑफ एफडीआई इन इंडिया, देयर विल बी more and more larger volume of trade between European Union and India, and Indian economy will be benefited. The next article is taken from national segment. It is about anti-defection law, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. ये आर्टिकल हमने पिक किया है from recent political conflict or crisis going on in राजस्थान। ये बेसिक न्यूज़ तो आप सबने हर जगह सुन रखा होगा, राजस्थान के अंदर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। बट दैट क्राइसिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी या एपीएससी में किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो हमसे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछते कि बताओ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, बीजेपी पार्टी ने क्या किया। बट द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हियर दैट द स्पीकर हैज़ नाउ अप्लाइड एंटी डिफेक्शन नोटिस टू सचिन पायलट एंड 18 अदर MLAs। तो ये एंटी डिफेक्शन नोट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल। तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ब्रीफली। तो देखो, राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट, जो कांग्रेस के एक नेता हैं, और उनके साथ लगभग उनके 18 MLA सपोर्टर्स, उन लोगों ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं अशोक गहलोत, उनके खिलाफ एक तरह से रेबेल कर दिया, बगावत कर दी, मतलब उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनसे सपोर्ट लगभग खींच रहे थे ये 19 MLA, सचिन पायलट और उनके साथ जो उनके सपोर्टर 18 MLAs। और इस मंडे को जब अशोक गहलोत साहब ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जब कैबिनेट की, तो उसमें सचिन पायलट नहीं प्रेजेंट थे। और उसके अलावा फिर एक दूसरी मीटिंग हुई सारे MLAs की, तो उसमें ये 18 MLAs प्लस सचिन पायलट प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद से एक स्पेकुलेशन चालू हो गया, अंदाज़ा लगाना लोग शुरू कर दिया लोगों ने, पॉलिटिकल पंडित्स ने, कि शायद से सचिन पायलट इन 18 MLAs के साथ मिल करके वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे एंड ही माइट बी ज्वाइनिंग बीजेपी। ये अटकलें लगाई जा रहे थे, दिस वाज स्पेकुलेशन, बट ये रियलिटी में अभी तक हुआ नहीं। और सचिन पायलट ने भी कभी ऑफिशियली बोला नहीं कि ही इज़ क्विटिंग कांग्रेस एंड ही वांट्स टू ज्वाइन बीजेपी, ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं, इट इज़ जस्ट स्पेकुलेशन। अब आज की न्यूज़ देखते हैं। चूँकि ये मीटिंग जब हुई राजस्थान सरकार की, जिसमें अशोक गहलोत साहब ने मीटिंग बुलाई, जिसमें ये MLAs पहुंचे नहीं, तो अब इस कारण से इसको माना जा रहा है दैट दीज 19 MLAs, 18 MLAs प्लस सचिन पायलट हु इज ऑल्सो एन MLA, इन लोगों ने पार्टी के ऑर्डर्स को वायलेट किया है, चीफ मिनिस्टर्स के ऑर्डर को वायलेट किया। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ विप मतलब ऑर्डर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट और द पार्टी, जिसकी सरकार है या जो जिसकी भी पार्टी है, वो हर एक पार्टी अपना अपना एक विप रखता है, मतलब उस पार्टी को जो भी डिसीजन लेने हैं वो उस डिसीजन को एक ऑर्डर के रूप में रिलीज़ करता है बाकी सारे MLAs के लिए।
कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पार्टी को कल एक पर्टिकुलर मुद्दे पे वोट करना है एक डायरेक्शन में, यानी कि उसको सपोर्ट में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है, तो एक दिन पहले ही उस पार्टी में एक इंसान को विप बना दिया जाता है कि आप एक ऑर्डर रिलीज करें कि कल सारे एमएलएज मौजूद रहेंगे और सारे के सारे एमएलएज इस सपोर्ट में वोट करेंगे या अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो ये होता है विप का कॉन्सेप्ट। तो विप का कॉन्सेप्ट लाया ही गया है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाई जा सके। तो ये इस केस में जब सचिन पायलट प्रेजेंट नहीं थे अलॉन्ग विथ 18 एमएलएज, तो इसको माना जा रहा है कि इन 19 लोगों ने विप को वायलेट किया है, यानी कि पार्टी के ऑर्डर्स को वायलेट किया है, और इस कारण से अब उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन नोटिस सर्व किया है राजस्थान के असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी ने। तो जरा से एक बार समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ is in Indian Constitution under Schedule 10 of the Indian Constitution that was introduced in 1985 as a result of 52nd Amendment Act। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, लेकिन इसको अमेंडमेंट के थ्रू 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में शेड्यूल 10 के अंदर लाया गया है। कारण, क्योंकि इसके पहले जो भी हमारे देश के एमपी एमएलए होते थे वो एक बार इलेक्शन जीत के आते थे, फिर पैसों के लिए या किसी भी कारण से पार्टी तुरंत बदल लेते थे, दूसरे पार्टी में चले जाते थे। इस कारण से सरकार स्टेबल नहीं रहती थी, सरकार बार बार गिर जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फिर ये लॉ लाया गया, जिसमें बार बार पार्टी बदलने के ग्राउंड पे किसी भी एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पार्टी बदलना मतलब डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी भी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। So as I said before this law, there was a frequent change in political parties by MLAs and MPs, and this led to instability in politics। और इसको हम कहते थे आया राम गया राम पॉलिटिक्स। और ये नाम कैसे पड़ा है उसकी भी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखो, 1967 में गया लाल साहब ने 9 दिनों के अंदर 3 बार पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, फिर जनता पार्टी से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से जनता पार्टी में आ गए। तो 9 दिनों के अंदर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली और 3 बार सरकारें बनी और बिगड़ी। तो इसके बाद से ही, ये गया लाल नाम साहब के बाद से ही इस तरह के एक्टिविटीज़ को पॉलिटिक्स के अंदर नाम दिया गया आया राम गया राम पॉलिटिक्स। क्योंकि सरकारों की हालत यही हो गई थी, आया राम गया राम। जो भी सरकार जीत के आती थी, फिर जो दूसरी पार्टी जो इलेक्शन हार जाती थी वो जीते हुए एमएलएज को या एमपीज़ को पैसों से खरीद लेती थी। सो इस तरीके से कोई भी सरकार वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इस आया राम गया राम पॉलिटिक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट और शेड्यूल 10 लाया गया, जिसके अंतर्गत अब कोई भी एमपी एमएलए जो एक पार्टी के टिकट से जीता है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के टिकट से आप जीते हैं और उसके बाद अगर आपने जीतने के बाद अगर अपने पार्टी बदल ली या अपने पार्टी के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि अपने पार्टी के विप को मानने से इनकार कर दिया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। So under this law, voluntary decision to give up party membership or defying the party direction or whip is deemed as defection by legislator, and on this ground the speaker can disqualify that legislator, MP और MLA। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अगर 2/3 या उससे ज़्यादा लेजिस्लेटर्स एक बार में फैसला लेते हैं कि दे वांट टू लीव दिस पार्टी, देन दे कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। मतलब मान लो कि 100 MLA हैं और 67 या 70 MLA फैसला करते हैं कि हमें ये पार्टी छोड़नी है और वो हमें दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, देन इन दैट केस दे वॉन्ट बी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखो, एज एन एस्पिरेंट, आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हो, आप जब भी आंसर लिख रहे हो अवॉइड यूजिंग नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स। आपके आंसर में कभी भी बीजेपी, कांग्रेस, सचिन पायलट और ये सब आना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स विदाउट टेकिंग नेम्स, दैट वे यू हैव टू रिमेन अपॉलिटिकल। आप इस तरह का टर्म्स यूज कर सकते हैं कि रिसेंट राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, बट डोंट टेक नेम्स इन आंसर्स। The next article is taken from Assam segment. It is about Supreme Court's directive to Chief Wildlife Warden to submit factual report on Kaziranga. And this topic is important from our syllabus, paper 6 Assam environment point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते। तो पिछले साल 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास जो भी एनिमल कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। एनिमल कॉरिडोर्स मतलब वो रास्ते जहाँ से एनिमल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।
वहाँ पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो इस ऑर्डर को आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं एज डायरेक्टिव्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम अराउंड काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि जून 30 को, यानी कि पिछले महीने को ही, इस साल एक इन्वायरमेंटलिस्ट, असम के इन्वायरमेंटलिस्ट रोहित चौधरी ने कंप्लेन रजिस्टर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कंचनजुरी एनिमल कॉरिडोर के आसपास एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जा रही है, दैट इज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द ऑर्डर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर, कि कोई भी एनिमल कॉरिडोर पे बिल्डिंग या परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। देखो, इस तरह के होते हैं एनिमल कॉरिडोर, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जिसका इस्तेमाल करके एनिमल्स जाते हैं। अब न्यूज़ ये है, करंट न्यूज़ ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की, जहां पे रोहित चौधरी साहब ने कंप्लेन रजिस्टर किया है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने अब ऑर्डर दिया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ काजीरंगा को कि आप अब हमें फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करें, बताएं कि क्या सच में कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं। एनिमल कॉरिडोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर मेंट फॉर एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ एनिमल्स बिटवीन टू आइसोलेटेड हैबिटेट्स। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में कुछ एनिमल कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके कुछ नाम भी हैं यहाँ पे, जैसे हमने दे रखा है पनबारी, हल्दीबारी, बागमौरी। ये सारे एनिमल कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि जब बरसात का टाइम आता है, मानसून का टाइम आता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो लोअर वाला एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है पानी में, और फिर इस एनिमल कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके ये सारे एनिमल, जैसे कि एलिफेंट्स या वन हॉर्न राइनो, इन एनिमल कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके फिर वो अपर लैंड्स में, कार्बी एंगलोंग हिल्स वाले एरिया में चले जाते हैं मॉनसून के टाइम में, जिसकी मदद से वो अपने आप को बचा पाते हैं। तो इस कारण से ये जो एनिमल कॉरिडोर्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये एनिमल कॉरिडोर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखो, ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, और दूसरे साइड में है कार्बी एंगलोंग हिल्स। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इट इज़ एडजेसेंट टू ब्रह्मपुत्रा रिवर, और इस कारण से मानसून के टाइम ये पूरा का पूरा फ्लडेड हो जाता है। और इस कारण से मानसून के टाइम में जो एनिमल्स इस एरिया में रहते हैं, कई सारे एनिमल्स, ये एनिमल कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग नाम हमने बताए, इस्तेमाल करके कार्बी एंगलोंग हिल्स पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इन काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी एंगलोंग हिल्स के बीचों बीच से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 37, और इस कारण से मॉनसून के टाइम में जब एनिमल कॉरिडोर्स के थ्रू गुजरते हैं तो काफ़ी बार मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई बार एनिमल्स मारे जाते हैं। उसके अलावा कई सारे एनिमल्स एक्सीडेंट्स में भी मारे जाते हैं बिकॉज दे हैव टू क्रॉस दिस नेशनल हाईवे टू मूव फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू कार्बी एंगलोंग हिल्स। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए कई सारे एक्टिविस्ट ने पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नेशनल हाईवे 37 को डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये इस एनिमल कॉरिडोर्स के बीचों बीच गुजरता है, दैट लीड्स टू सो मेनी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एंड एक्सीडेंट्स। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 536 to 538. Topic number 536 is about urothermal and stenothermal animals. Urothermal animals are able to tolerate a wide range of temperature levels, while stenothermal animals are those which can tolerate a narrow range of temperature only. Example of stenothermal animals include penguin, python, crocodile. Please attempt this question that is based on topic number 536. Topic number 537 is about biomining. Mining is an approach to extract desired minerals from ores. In biomining, microorganisms are used to leach out the minerals rather than the traditional methods of extreme heat or toxic chemicals which have negative impact on environment. Please attempt this question that is based on topic number 537. Topic number 538 is about Central Fraud Monitoring Cell. So frauds up to ₹1 lakh and up to 5 crore will be monitored by respective regional office of RBI under whose jurisdiction the head office of the reporting bank falls. ये RBI का नया मैकेनिज्म रिलीज़ किया RBI ने। सरल शब्दों में 1 लाख से 5 करोड़ तक का जो भी फ्रॉड होगा बैंक्स में, वो RBI, ये बैंक्स की रीजनल ऑफिस उसको टैकल करेंगी। जबकि 5 करोड़ से अगर ज़्यादा बड़ा फ्रॉड होगा देन उसके लिए RBI ने एक स्पेशल एजेंसी बनाई है जिसका नाम है सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, जो इस तरह के 5 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करेगी। RBI हैज़ आस्क्ड बैंक्स टू प्रोवाइड फ्लैश रिपोर्ट इन फ्रॉड केसेज ऑफ 5 करोड़ एंड अबव टू द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन अलॉन्ग विद सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल। प्लीज अटेम्प्ट दिस question that is based on the topic number 538.
This is the answer of question number 533 to 535 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.